तो जो शिक्षा का जो प्रोजेक्ट हमने लिया है, उद्देश्य जो हमने लिया है, वो सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो बीपीएल परिवार से आते हैं, जिनके माता-पिता उनको कोचिंग नहीं करवा सकते हैं, उनको ट्यूशन नहीं करवा सकते हैं। आप जानते हैं इस समय बच्चों को ट्यूशन फ़ीस पे 1000, 1500, 2000 रुपए लेते हैं और वो बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हैं या फिर वो बच्चे जिनके माँ-बाप बेरोज़गार हैं या फिर कम पैसे कमाते हैं, तो वो बच्चे ना तो कोचिंग कर सकते हैं, ना वो पढ़ाई में आगे जा सकते हैं। ना हमारा समाज ऐसा है कि कोई किसी की मदद के लिए आगे आए या फिर 1-2 बच्चों को कोई यूँ ही मुफ़्त में विद्या का दान करे, नहीं है। जानता हूँ, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो खुद के अलावा दूसरे की तरफ ध्यान तक नहीं देते। इसलिए हमने शिक्षा का प्रोजेक्ट लिया कि हम उन बच्चों को पढ़ाएँगे। हम यहाँ जयपुर में 3 जगह पे लाडो की पाठशाला के नाम से स्कूलिंग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कचरा बीनते हैं। हम उन बच्चों को भी स्कूल से जोड़ते हैं और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनसे उनके माँ-बाप कचरा चुगवाते हैं। जो उनमें मैंने देखा उनमें 11 साल, 12 साल, 15 साल की लड़कियां तक भी वो कचरा बीनती हैं और लोग उनको ₹1, ₹2, ₹5 करके उनको देते हैं, दयनीय स्थिति समझ के। और वो बच्चे शाम को घर पे ₹100, ₹150, ₹200 लेके जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनके माँ-बाप उनको स्कूल में भेज पाएँगे? नहीं। क्योंकि जब छोटी सी उम्र में बच्चे ₹100, ₹150 लेके आ रहे हैं, तो वो इसी लालच की वजह से, वो लालच ही उनको बांध देता है, उनको आगे बढ़ने से रोक देता है। तो हम ऐसे बच्चों को जयपुर में ढूंढते रहते हैं। जहाँ भी हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, उनके माँ बाप से मिलते हैं और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाते हैं, उन्हें स्कूल से जोड़ते हैं। और बहुत से स्कूल वाले भी इतने इंटेलिजेंट हैं। जैसे आई पर्सनली विजिटेड टू गवर्नमेंट स्कूल, इवन द प्रिंसिपल आल्सो डिनाइड टू टेक एडमिशन विदाउट एनी आधार कार्ड। प्रिंसिपल ने भी मना कर दिया था कि जब तक आधार कार्ड नहीं है तब तक हम एडमिशन नहीं ले सकते। तो क्या शिक्षा इम्पोर्टेंट है या डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है? तब हम ऐसे विषयों में भी हम गौर करते हैं, या तो हम उनका आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर उनको उनके माँ बाप के आधार कार्ड पर भी उनका एडमिशन हो सकता है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर आधार कार्ड नहीं है या फिर वो अप्रवासी राजस्थानी है, अप्रवासी इंटर स्टेट के हैं, तो उनका एड्रेस नहीं है या फिर नहीं बनवा पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्या गरीब तबका नहीं बनवा पाता है। जैसे उनके माँ बाप झाड़ू पोछे का काम करते हैं या फिर ई रिक्शा चलाते हैं या फिर कोई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो नहीं बनवा पाते हैं और उनको पता भी नहीं होता। उनके सामने इतनी सारी चीज़ें रख देती है, ई मित्र है और ये जितने भी आईटी सेंटर्स जितने बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, पंचायत भवन और जहाँ भी आधार केंद्र वगैरह जितने भी हैं, वहाँ पे उनके सामने इतनी चीज़ें रख देते हैं। पहली बात तो उनको समझ में नहीं आती है, दूसरी बात वो लाए कहाँ से? ना उनके पास में कोई बर्थ सर्टिफिकेट मिल पाता है, कभी-कभी तो माँ-बाप को भी आधार कार्ड नहीं मिल पाता। तो ऐसी कंडीशन में हम उन बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो प्राथमिकता है। शिक्षा प्राथमिकता है, बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। और बहुत सारे स्कूल हैं जो किताबें भी देते हैं, स्कूल ड्रेस भी देते हैं और बेल्ट, टाई वो सब देते हैं, शिक्षा नहीं दे पाते वो। हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम करना चाहते हैं और इस तरह से काम करना चाहते हैं कि वो सिर्फ शिक्षा ही दें। हमने देखा है, क्योंकि हम एनजीओ या एक संगठन से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये काम करना होगा, क्योंकि
सरकारों ने योजनाएं बनाई हैं तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है और जनता तक उसकी अवेयरनेस भी पहुंचानी पड़ती है कि क्या आपके बच्चे सही में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो स्कूल से ड्रेस खरीदो, स्कूल से ही वो खरीद लेते हैं क्योंकि उनका कमीशन सेट होता है। इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं कर पाता है। इवन आई फाउंड वाइल आई वाज ऑन सर्वे कि बहुत सारे जो उनका जैसे आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो तो वो आपको 2 कार्ड देते हैं कि एक स्कूल ड्रेस वाली ये दुकान का कार्ड है और ये आपका बुक्स का कार्ड है। तो बुक्स तो वही दी जाती है जिनका कमीशन थोड़ा मोटा होता है और ड्रेस वही मिलेगी जहाँ से स्कूल का कमीशन आता है। 1 या 2 दुकान सेट होती है, बाकी आप ढूँढ लोगे तो भी आपके बच्चे की ड्रेस नहीं मिलेगी वहाँ पे। क्योंकि वही वही शॉप वाले रखते हैं और उनका एक कमीशन सेट होता है। कई बार तो शॉप वाले खुद, मैंने पाया है स्कूल में कि कई बार तो शॉप वाले खुद स्कूल में ही स्टॉल लगा लेते हैं अंदर जाके, या फिर कई बार तो टीचर्स ही बेचते हैं ड्रेसेस। बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड हैं और वो इसी के भरोसे चल रही है, इसी से पैसा कमा रही है, बस शिक्षा नहीं दे पाती है। तो हमारा फोकस ये नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, कि हम कोई स्कूल खोलें, नहीं। हमारा फोकस है कि हम जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग तरह का जो व्यापारीकरण चल रहा है पढ़ाने के नाम पे या उससे रिलेटेड मटेरियल बेचने के नाम से जो मार्केटिंग चल रही है कि हम आपको यही अवेलेबल करवा देते हैं, जिनका जो काम होना चाहिए उस काम से वो हट के कर रहे हैं। यानी स्कूल का जो काम था वो शिक्षा का था, अब वो शिक्षा को छोड़ के वो मार्केटिंग कर रहे हैं। उनके टीचर्स जो है वो ड्रेसेस सेल कर रहे हैं, उनके टीचर्स जो है वो बुक्स प्रमोट कर रहे हैं। अलग अलग ब्रांड की बुक्स आती हैं उनके यहाँ पे वो बोलता है जी मेरा इतना कमीशन है, वो बोलता है मेरा इतना कमीशन है। जिसका ज़्यादा कमीशन है उसी की बुक उनके सिलेबस में आती है। अरे मेरा संदेश एक ये भी है कि आप एक तरफ बोलते हो पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, ये बचाओ, और आपको सोचना चाहिए कि एक बुक भी पेड़ों से बनती है और आप हर साल उस सिलेबस को चेंज करते हो, तो क्या आप मजबूर नहीं कर रहे हो कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कटे। और आप वो थ्योरी भी नहीं अपना रहे हो जो एक टाइम पे अपनाई जाती थी कि जैसे दूसरा बच्चा उस बुक्स को काम में ले ले, नहीं, वो तो सिलेबस ही बदल देते। वो न्यू एडमिशन करेगा, न्यू बुक्स के साथ आएगा, न्यू ड्रेस के साथ आएगा, हर साल नई ड्रेस चेंज हो जाती है, उनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं क्योंकि उनके पास भी काम होना चाहिए, आगे से कमीशन भी आना चाहिए। कभी वो रूटीन एंड मार्थिन की घुस जाती है, कभी वो कौन से लेखक की घुस जाती है, तो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं स्कूल वाले भी। तो इन सब चीज़ों को रोकना और शिक्षा के क्षेत्र में बाजारीकरण को रोकना हमारा एक मेन उद्देश्य है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो मुद्दा तो बहुत बड़ा है और हम छोटे हैं और आपके सहयोग के बिना हम उस मुद्दे को पूरा नहीं कर पाते, ना कर सकते हैं, क्योंकि जनता का सहयोग और सदस्यों के सहयोग के बिना ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हो कि अकेला चला पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है स्वरोजगार। आप और हम जानते हैं कि जितने भी शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर कोई ना कोई रोज़गार मिल जाता है। महिलाओं को भी मिल जाता है, पुरुषों को भी मिल जाता है। यानी कि अगर आप चाहते हो दिल से तो कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वहाँ पर स्कीम तो है पर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहाँ पर जो महिलाएं हैं खासकर, वो पढ़ी लिखी भी हैं और बेरोजगार भी हैं। उनके अंदर टैलेंट भी है, उनके अंदर हुनर भी है, वो कुछ करना भी चाहती हैं, बट कोई सपोर्ट नहीं कर पाता। क्योंकि जो विचारधारा है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, वो सबसे ज़्यादा आड़े आती है। जो खासकर राजस्थान की और बाहर भी हो सकता है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे घूंघट की यानी पर्दा प्रथा की जो चलन है, ना बोलने की, बड़ों के सामने ना बोलने की, अपने गांव में यूं ही ना घूमने की, या इधर उधर अपना अपनी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा नहीं बोलने का एक चलन है। और अगर बोला जाए तो उसको थोड़ा सा बेकार लहजे में बोला जाता है। तो ये जो रूढ़िवादी विचारधारा है ये आड़े आती हैं महिला की तरक्की में, महिला को आत्मनिर्भर करने में।
तो हमारा जो ये मुद्दा है स्वरोजगार का, इसको हम पूरा करेंगे, इसमें समय लगेगा। इसमें जैसे हम अलग-अलग स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करवाते हैं, ये अपनी संस्था खुद ही कोर्स करवाती है। जैसे सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, मेहंदी का, ब्यूटी पार्लर का, और भी जैसे किसी को कोई पापड़ बनाना आता हो, किसी को अचार बनाना आता हो, किसी को पेंटिंग्स आती हो, किसी को बहुत अच्छी कसीदाकारी आती हो। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो उनको आता हो, उसी चीज़ को हम दिखाते हैं। और इसके अंदर एक शामिल किया गया है एग्जीबिशंस को, जो गवर्नमेंट की तरफ से और जो हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो आर्टिशियन कार्ड्स बनते हैं, आर्टिशियंस का जो मेला लगाया जाता है, उन मेलों में उनकी जो सहभागिता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की, क्योंकि उनके पास हुनर है। आप देखोगे कि जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही बन के आती हैं, और उनके पास में जगह भी है, उनके पास में वो सोच भी है, उनके सामने वो आयाम और वो विकल्प भी है कि वो बना सकती है वहाँ पर, और उनके पास में सोर्सेज भी हैं, पर उनको लिफ्ट अप करने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए कोई नहीं है। तो मैं उन महिलाओं से, उन पुरुषों से भी बोलना चाहता हूँ जो रूढ़िवादी विचारधारा की वजह से, जो एक नैरो माइंडेड की वजह से वो उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या फिर महिलाएं खुद भी कई बार उस सोच में ही उलझ के रह जाती हैं और वो खुद ही आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मेरा आह्वान है उन लोगों से कि इस जो स्वरोजगार की मुहिम है संस्था की, इसमें आगे आएँ और इसमें कुछ कर दिखाने का एक जज्बा रखें। जो तीसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव वो है सोशल जस्टिस का, वुमेन राइट्स का, महिला सुरक्षा को लेके। क्योंकि आज आप आए दिन देखते हो कि महिलाओं का जो अस्तित्व है, उनकी जो डिग्निटी है, उसको चैलेंज किया जाता है, और उसको चैलेंज या तो समाज करता है, या फिर उनका वर्क प्लेस करता है, या फिर उनके ही परिवार वाले बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने रख देते हैं। क्योंकि ये लैंगिक समानता का अधिकार है, ये संविधान ने दिया है, और ये भारत के संविधान का उनका फंडामेंटल राइट है, उनका मूलभूत अधिकार है महिलाओं का, कि वो भी पुरुषों के बराबर हैं। उनको पुरुषों से कम मेहनताना नहीं मिलना चाहिए, उनको पुरुषों से कम नहीं हाँकना चाहिए। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो महिलाओं को कम सैलरी देते हैं, कम काम करवाते हैं, ज़्यादा काम करवाते हैं, या उनके सामने ऐसा मान्यताएँ रख देते हैं, या फिर कई डिपार्टमेंट्स या कई प्राइवेट कंपनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर उनके लिए व्यवस्थाएँ नहीं है, अलग से खाने की, लंच करने की, अलग से रेस्टिंग रूम नहीं है, उनके लिए मैटरनिटी लीव नहीं है। और सामाजिक तौर पर महिलाओं के लिए जो दहेज प्रथा है, जैसे बहुत सारी महिलाओं को जला दिया जाता है, जैसे बहुत सारी महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है, बहुत सारी महिलाओं को अब्यूजिंग भी सहन करनी पड़ती है, पब्लिक प्लेस में हो, या फिर वर्क प्लेस में हो, या फिर घर में हो, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस भी बोलते हैं, मारपीट, और उससे ज़्यादा भी होता है। तो ऐसी महिलाएं जो इस तरह की हिंसा से पीड़ित हैं, उनके लिए भी हम काम करते हैं। हमारी संस्था उनके लिए हमेशा 24/7 हमेशा उनके लिए तैयार रहती है। ऐसी महिलाओं के केसेज महिला अधिकारिता में भेजे जाते हैं, उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो, और अगर परिवार वाले हैं या ससुराल वाले हैं तो उनकी समझाइश की जाती है। उसके बाद में उनको मुफ्त में जो विधिक सहायता होती है, जो संविधान ने राइट्स दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, अगर उसको वकील की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको मुफ्त में विधिक सहायता प्रदान की जाती है। परंतु उस महिला को पता होता नहीं है कि उसको किस प्रकार से, किस तरह की प्रोसेस करने के बाद में वो मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त होती है। तो वो सभी सेवाएं हम प्रदान करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उन महिलाओं की जो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की जिन्होंने किसी न किसी कारणवश किसी न किसी फाइनेंशियल कंपनी से या फिर बैंकिंग सेक्टर से कर्जा लिया होता है, और वो उनको टॉर्चर करते हैं,
तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, या फिर वो भाग गई, इधर-उधर हो गई, कहीं गाँव छोड़ के शहर चली गई। तो ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप किसी भी इंसान को आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। बैंकों को भी आदेश दिया गया है कि अगर कोई आपका ऋण भुगतान नहीं कर पाता हो, तो आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसको परेशान नहीं कर सकते, आप उसको एक टाइम पीरियड दे सकते हो कि कब तक वो स्टेबल हो सके, अपना लोन चुका सकता है, क्योंकि पैसों के चक्कर में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। चौथा है हमारा महिला स्वास्थ्य को लेकर। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं होती हैं कि उनको किस तरह का आहार लेना चाहिए, किस तरह का विहार लेना चाहिए, या फिर उनके अंदर किस चीज़ की कमी है, कौन से पौष्टिक आहार की कमी है, उनमें विटामिन ए की कमी है, विटामिन सी की कमी है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं वो रोगों से ग्रस्त रहती हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में, इस तरह की समस्याओं के लिए हम हॉस्पिटल से कनेक्ट होके उनके लिए कैंप की व्यवस्था करते हैं, और उनकी वहाँ पे जांचें वगैरह होती हैं। जैसे मुफ्त आई कैंप होते हैं आँखों के, और जैसे फुल बॉडी चेकअप्स होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो मुफ्त सेवाएं कर देते हैं फुल बॉडी चेकअप की, कि आपके अंदर क्या कमी है, किस तरह की कमी है। और उनको खास करके जो हाइजीनिक, जो स्वच्छता के बारे में समझाया जाता है कि आपने किन चीज़ों की आप ज़्यादा से ज़्यादा और किस टाइम पीरियड में आप अपने किन अंगों की आप ध्यान रखें, किन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो उनके लिए हमारी संस्था की तरफ से सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं वो उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये मुफ्त में हमारी संस्था उनको प्रोवाइड करती है। जो सुदूर क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की, या फिर झुग्गी झोपड़ियों की, स्लम एरिया की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको बताया जाता है कि जो पीरियड्स टाइम होता है उसमें क्या हाइजीन रखना पड़ता है। सैनिटरी नैपकिन उनको वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे चैरिटेबल काम करते हैं। अभी हम थोड़े दिन बाद में लगभग दीपावली तक, यानी कि अभी फ़िलहाल 2 अगस्त 2024 है, और दीपावली तक, नवंबर तक हम सोच रहे हैं कि एक ओल्ड है एज होम की एक स्थापना करें, हम वृद्धाश्रम की स्थापना करें, जिसमें वो वृद्ध दंपति या वो महिला पुरुष वो रखें जिनके आगे पीछे कोई नहीं हो, उनकी कोई सेवा नहीं हो पा रही हो, या फिर उनको सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं 50-60 रुपये 100 रुपये की नौकरी करनी पड़ रही है। या फिर वो, मैं क्योंकि मैंने एक पर्सनली देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जो वज़न नापने की मशीन होती है उसको लेके पूरे दिन बैठता है। जब मैंने उनसे पूछा कि बाबा कितने रुपए कमा लेते हो, तो उन्होंने बताया कि बेटा 30 रुपये 40 रुपये कमा लेते हैं। कि इनका क्या करते हो, कि जो इंदिरा रसोई है उसमें मैं 8 रुपये में खाना खा लेता हूँ, सुबह 8 का खा लेता हूँ, शाम को 8 का खा लेता हूँ, कि और कोई नहीं है, कि नहीं कोई नहीं। तो उस बुजुर्ग आदमी को क्यों करना पड़ता है, क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि उसके बच्चे हैं कि नहीं है कि छोड़ के भाग गए। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों को हम अपने आश्रम में रखेंगे, जिस आश्रम का नाम हमने आंचल आश्रम के नाम से निकाला हुआ है। उसके लिए हम जगह और व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो हम वहाँ पे एक वृद्धाश्रम खोलेंगे। इन फ्यूचर हम एक गौशाला के बारे में सोच रहे हैं, बाबा गोरखनाथ गौशाला। तो बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, और हमारा विज़न लॉन्ग लास्टिंग का है। हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारी कोर टीम है, वो बहुत अच्छी है, एजुकेटेड है। वो लगभग डिफेंस वाले लोग हैं, लगभग व्यावसायिक लोग हैं, लगभग अच्छी सोच वाले लोग हैं। और ये जो लाडो महिला फाउंडेशन जयपुर है, ये उन्हीं लोगों की बदौलत आगे बढ़ रही है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो ऐसी सोच वाले लोग मुझे मिले, और उनकी बदौलत ये संस्था बहुत आगे तक जाएगी। हमारा एसएसजी को लेके भी एक बहुत अच्छा विज़न है। हमारी संस्था की तरफ से समय सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, और वो समूह बैंकों से जोड़े जा रहे हैं, ताकि उनको जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो योजना है, NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है, DDY, वो उनको मिल सके। उसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, बचत में आगे बढ़ सके, उनका सामाजिक आर्थिक
राजनीतिक जो उत्थान है उसमें वो आगे बढ़ें, उनका उत्थान हो, वो आत्मनिर्भर बने। अपनी संस्था का जो मुख्यालय है वो झोटवाड़ा रोड पे है, झोटवाड़ा में है, कालवाड़ रोड पे है। अपना जो मोबाइल नंबर है वो 7737307790 है। इसकी वेबसाइट है www.ladofoundation.in। आप वेबसाइट पे जाके इसका चेक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है लाडो महिला फाउंडेशन, और अंग्रेजी में इसको लाडो वुमेन फाउंडेशन जयपुर के नाम से जाना जाता है। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप इस वीडियो को देख के बोर हो गए हों, और आगे भी मैं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाऊंगा जो हम एक्चुअल में करते हैं, जो एक्चुअल में करना चाहते हैं, और जो हमारे अंदर यानी हमारे सभी सदस्यों के अंदर जो भावनाएं हैं संस्था को लेके, और जो समाज को लेके जो विचारधाराएँ हैं, और जो ऐसी ऐसी कुरीतियाँ हैं जो जिनके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, कुछ दूर हुई है, कुछ बाकी है, और ऐसे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं। जैसे जाति सूचक चीज़ें हैं, छुआछूत वाली चीज़ें हैं, वो अभी भी चल रही हैं, उनको भी हम दूर करना चाहते हैं। हमारी संस्था किसी कम्युनिटी को, किसी समुदाय को, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देती। हमारी संस्था सभी धर्मों को, सभी समुदायों को, सभी जातियों को साथ लेके चलती है। हमारी संस्था स्पेशली वर्किंग फॉर वुमेन एंड चाइल्ड्स, बावजूद इसके कि हम पुरुषों को भी उतना ही सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो महिलाओं के लिए ही नहीं, हमारा उतना ही योगदान पुरुषों की सेवा के लिए भी है। हम पुरुषों को भी अपना सदस्य बनाते हैं और महिलाओं को भी अपना सदस्य बनाते हैं। जब कभी हमारे सामने ऐसा कोई भी मामला आता है हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का, तो हम उतनी ही महत्ता उनकी पत्नी को देते हैं जितनी उनके पति को देते हैं। हम दोनों के साथ में उसी तरह बात करते हैं, उसी तरह उनकी समझाइश होती है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कुछ कमी हमारे अंदर होती है, कुछ कमी सामने वाले में होती है। जब तक हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी, कोई हमारी तरफ से उंगली भी नहीं उठाएगा, तो कुछ तो कमी होती ही होगी। इसलिए हम दोनों को बराबर नज़र से देखते हैं, दोनों की काउंसलिंग करते हैं, दोनों की समझाइश करते हैं, और दोनों को उसी तरह बराबर सम्मान देते हैं। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। हम हमारी संस्था लाडो महिला फाउंडेशन नारी शक्ति के लिए काम करती है। आप इस संस्था से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो भेजें, ताकि जो हमारा उद्देश्य है वो हमारे दिल से आपके दिल तक पहुँचे। जो हमारे अंदर जो सोच है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो आप सोचें, तभी इस समाज का भला होगा, तभी इस देश का भला होगा। जय हिंद, जय भारत।